नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक कामयाब बिजनेस बनाने वाला इंसान और मतलब जो सालों साल नौकरी ढूंढता रहता है, उन दोनों के बीच असल फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, पैसा या कोई कमाल का आइडिया? तो इसी सवाल की तह तक जाने के लिए हमें एक सोर्स मिला है। बुक हब नाम का एक यूट्यूब चैनल है और उसमें ओशो के नजरिए से समझाया गया है कि एक उद्यमी की जो सोच होती है वो काम कैसे करती है। तो आज हमारा मिशन है 10 गहरे सत्यों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि उन्हें कुरेदना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत आज की दुनिया में कितने प्रैक्टिकल हैं। चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। और ये बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जैसा स्रोत बताता है ना, ये सिर्फ बिजनेस की रणनीतियां नहीं है, ये तो मनोविज्ञान और जीवन जीने के उसूल है। ये सिद्धांत पैसा कमाना नहीं सिखाते बल्कि अपने जीवन का मालिक बनना सिखाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और ये सफर बाहरी दुनिया के व्यवसाय से ज्यादा एक उद्यमी की अंदर की दुनिया के बारे में है। और इस सफर का पहला कदम शायद सबसे मुश्किल है, भीड़ से बाहर निकलना। स्रोत कहता है भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, और ये पहला ही सिद्धांत इतना गहरा है। ओशो का मानना था कि भीड़ हमेशा सुरक्षा ढूंढती है, मतलब औसत की ओर भागती है, वो रास्ता चुनती है जो पहले से आजमाया हुआ है, सेफ है। लेकिन कोई भी बड़ी खोज या कोई भी बड़ी सफलता उस रास्ते पर तो नहीं मिली जहां सब चल रहे थे। बिल्कुल। स्रोत में स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी और बिल गेट्स के जो उदाहरण हैं वो उसी बात का सबूत हैं। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा या अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का सोचा तो आसपास के लोगों ने उन्हें पागल ही कहा होगा। कहाँ ही था। और यही तो सबसे बड़ा डर होता है ना। हाँ, अगर कोई सुन रहा है जो अपनी 9 से 5 की नौकरी से उब चुका है और कुछ अपना शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए यही पहला कदम, भीड़ का हिस्सा न बनना, शायद सबसे ज्यादा डरावना और सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लोगों की राय का डर, परिवार का दबाव, हाँ वही सब। ओशो तो यहाँ तक कहते थे कि जब तक तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, तब तक तुम गुलाम हो। उद्यमिता का पहला नियम ही है अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना। भीड़ में सुरक्षा है, ठीक है, लेकिन वहाँ सिर्फ औसत परिणाम है। असाधारण सफलता के लिए रास्ता भी असाधारण ही चुनना पड़ता है, और वो रास्ता अक्सर अकेला होता है। और ये बात तो साफ है कि अगर कोई अकेले चलेगा तो ठोकरे भी खाएगा, गिरेगा भी। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि स्रोत में असफलता को एक बाधा नहीं बल्कि एक जरूरी सिद्धांत माना गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? असफलता को गले लगाना, कौन चाहेगा कि वो फेल हो? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये मानसिकता का खेल है। एक नौकरी करने वाला इंसान असफलता से डरता है क्योंकि उसके सिस्टम में गलती की सजा होती है। लेकिन एक उद्यमी जानता है कि ये तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्रोत में थॉमस एडिसन का जिक्र है जो बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। 10,000 बार? हाँ। और जब किसी ने उनसे कहा कि आप इतनी बार फेल हुए, तो उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। वाह, क्या नजरिया है। यही नजरिया फर्क पैदा करता है। ओशो की एक बहुत सुंदर उपमा है कि जो बच्चा गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीख सकता। हर असफलता एक डेटा पॉइंट है, वो सिखाती है कि क्या नहीं करना है। जो लोग असफलता को मंजिल का अंत मान लेते हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन जो इसे मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी मानते हैं वो हर गिरावट के बाद और ज्यादा मजबूत होकर ऊपर उठते हैं। और जब कोई बार बार असफल होने के लिए तैयार है तो जाहिर है कि उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। कोई भी सिर्फ पैसे के लिए 10,000 बार फेल होना तो नहीं चाहेगा। और शायद यही पर तीसरा सिद्धांत सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा नतीजा है, लक्ष्य नहीं। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। ओशो सिखाते थे कि जो पैसे के पीछे भागता है, पैसा उससे दूर भागता है, लेकिन जो अपने काम की गुणवत्ता में, अपने जुनून में डूब जाता है, पैसा एक बाई प्रोडक्ट की तरह उसके पीछे आता है। स्टीव जॉब्स का सपना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना नहीं था। उनका जुनून तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना था जो टेक्नोलॉजी को खूबसूरत बना दें, आसान बना दें, जो लोगों की जिंदगी बदल दें। पैसा तो उस जुनून का नतीजा था। बिल्कुल। लेकिन ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान दो, पैसा खुद आएगा। पर आज की दुनिया में जहां कैश फ्लो ही सब कुछ है, क्या ये सिद्धांत व्यवहारिक है? क्या एक नया उद्यमी जो अपनी जमा पूंजी लगा रहा है वो पैसे की चिंता छोड़कर सिर्फ मूल्य बनाने पर ध्यान दे सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस के फाइनेंस को नजरअंदाज कर दें। इसका गहरा मतलब ये है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत सिर्फ पैसा कमाना है
तो आप शॉर्टकट लेंगे, गुणवत्ता से समझौता करेंगे और शायद जल्दी ही बाजार से बाहर हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर आपकी नीयत लोगों की कोई समस्या सुलझाना है या कोई बेहतरीन चीज बनाना है, तो आपके फैसले बेहतर होंगे। आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे। एलन मस्क का उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। पेपैल बेचकर जो पैसा मिला, उससे वो पूरी जिंदगी आराम कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। पर उनका विजन बड़ा था, मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। इसलिए उन्होंने वो सारा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों में लगा दिया, जिनमें डूबने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा था। और ये समझने के लिए कि आप समाज को क्या मूल्य दे सकते हैं, पहले खुद को समझना जरूरी होगा। और यहीं से हम चौथे सत्य पर आते हैं, अपने अंदर झांकने की शक्ति। ओशो का ये सबसे बड़ा संदेश था, आत्म अवलोकन। हाँ, बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतो। बिजनेस में ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। कई लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो किसी और की सफलता की नकल करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा रियल एस्टेट में पैसा है तो चलो वहां कूद पड़ते हैं, बिना ये जाने कि क्या उनका स्वभाव उस काम के लिए बना भी है या नहीं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी मौलिकता या यूनिकनेस क्या है। क्या स्रोत इस बारे में कोई दिशा दिखाता है कि कोई इसे कैसे खोजे? स्रोत सीधे तौर पर तरीका तो नहीं बताता, पर इशारा करता है। इसका तरीका है ध्यान देना, कि कौन सा काम करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता, कौन सी चीजें आपको स्वाभाविक रूप से समझ आती हैं। इसे बिजनेस की भाषा में फाउंडर मार्केट फिट भी कहते हैं। अच्छा। यानी सिर्फ ये जरूरी नहीं कि बाजार में आपके आइडिया की जरूरत हो, ये भी जरूरी है कि आप उस आइडिया को पूरा करने के लिए सही इंसान हो। बिल्कुल। वॉरेन बफेट को पता था कि उन्हें नंबर्स और कंपनियों का विश्लेषण करना पसंद है, तो उन्होंने वही किया। अगर कोई अंतर्मुखी है जिससे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं, तो शायद सेल्स का बिजनेस उसके लिए बहुत तनावपूर्ण हो। बिल्कुल। अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और एक बार जब सही रास्ता मिल जाए तो मुझे लगता है पांचवा सिद्धांत काम आता है, धैर्य और समर्पण। क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुरूप काम करने में भी रातों रात सफलता नहीं मिलती। आज की दुनिया तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है, 2 मिनट में नूडल्स, 10 मिनट में डिलीवरी। और यही मानसिकता उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा जाल है। बिल्कुल। ओशो कहते थे, जल्दबाजी शैतान का काम है, धैर्य ध्यान का फल है। बिल्कुल। स्रोत में अमेज़न का जो उदाहरण है वो सोचने पे मजबूर करता है। इन अमेज़न को मुनाफे में आने में लगभग 9 साल लगे थे। 9 साल। तब तक जेफ बेजोस निवेशकों को सिर्फ एक सपना बेच रहे थे। और कर्नल सैंडर्स की कहानी तो कमाल की है। सोचिए, एक 65 साल का आदमी अपनी कार में अपनी सीक्रेट रेसिपी लेके घूम रहा है और 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट उसे मना कर देते हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ, आज की दुनिया में कौन इतना धैर्य रखेगा? लेकिन वही धैर्य KFC की नींव बना। स्रोत में एक पेड़ की उपमा भी है जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, कि जो पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा होता है जैसे बांस, वो अंदर से खोखला होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो पेड़ जैसे बरगद धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाकर बढ़ता है, वो सदियों तक खड़ा रहता है। बिजनेस में भी एक मजबूत नींव बनाने में, ग्राहकों का भरोसा जीतने में, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में समय लगता है। ध्यान प्रक्रिया पर होना चाहिए, तत्काल परिणाम पर नहीं। और इस धैर्य की यात्रा में अकेले चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये हमें छठे सत्य की ओर ले जाता है, दूसरों को साथ लेकर चलना। ये उस धारणा के बिल्कुल खिलाफ है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपटीशन और दूसरों को काटना है। बिल्कुल। सफलता सहयोग से आती है, अकेलेपन से नहीं। कोई भी बड़ा साम्राज्य अकेले नहीं बना। दुनिया के बड़े से बड़े उद्यमी अकेले नहीं थे। स्रोत हमें याद दिलाता है कि स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉजनियाक की तकनीकी प्रतिभा थी। हाँ। बिल गेट्स के साथ पॉल एलन का विजन था। जब एक जैसे जुनून वाले लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो वो पहाड़ भी हिला सकते हैं। और ये बात सिर्फ पार्टनर्स तक सीमित नहीं है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अपने ग्राहकों को भी इस सहयोग का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है, जिसे हम आज की भाषा में कम्युनिटी बिल्डिंग कहते हैं। अपने कर्मचारियों, पार्टनर्स और ग्राहकों को सम्मान देना, उनकी सुनना, यही असली बिजनेस है। सही कहा। अब जो अगले 2 सिद्धांत हैं, 7वां और 8वां, मुझे लगता है वो आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ। एक है वर्तमान में जीना और दूसरा है डर को अपना दोस्त बनाना। ये दोनों ही मानसिकता के स्तर पर काम करते हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। क्या इन दोनों में कोई गहरा संबंध है? क्या वर्तमान में जीने से
डर पे काबू पाना आसान हो जाता है। बहुत गहरा संबंध है। ओशो की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। एक उद्यमी का दिमाग हमेशा चलता रहता है। या तो वो पिछली गलतियों के पछतावे में डूबा रहता है, पिछली बार मेरा बिजनेस फेल हो गया था, या फिर भविष्य की चिंताओं में, अगर मार्केट क्रैश हो गई तो क्या होगा। इन दोनों ही सूरतों में वो उस पल में मौजूद नहीं होता जहां असल में काम होना है। और डर भी तो भविष्य का ही होता है, कुछ बुरा होने का डर। ठीक यहीं पर ये दोनों बातें जुड़ती हैं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस काम पर होता है जो आपके सामने है। आप भविष्य की काल्पनिक समस्याओं के बारे में नहीं सोच रहे होते। इससे आपका फोकस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ओशो के मुताबिक डर भविष्य में रहता है और पछतावा अतीत में। शक्ति और शांति सिर्फ वर्तमान में है। ये एक हकीकत भी तो हो सकती है। एक उद्यमी कैसे समझे कि ये ग्रोथ जोन वाला अच्छा डर है या सब कुछ बर्बाद होने वाला बुरा डर? बेहतरीन सवाल। यहाँ ओशो कहते थे, डर से भागो मत, उसे समझो। डर को एक सिग्नल की तरह देखिए। डर आपको बता रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा तो उसका मतलब है कि आप कुछ भी नया या चुनौतीपूर्ण नहीं कर रहे, जहाँ कोई विकास नहीं होता। अच्छा। नेल्सन मंडेला ने कहा था, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। तो जब डर लगे तो उससे भागने की बजाय रुककर पूछें, ये डर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मुझे और तैयारी की जरूरत है? क्या मेरा प्लान कमजोर है? जब आप डर को एक सलाहकार बना लेते हैं तो वो आपका दुश्मन नहीं रहता, दोस्त बन जाता है। और जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप सीखते हैं। और ये हमें सीधे 9वें सत्य पर ले आता है, सीखना कभी बंद ना करना। ओशो का वो वाक्य तो जैसे हर उद्यमी को अपनी दीवार पर लिख लेना चाहिए, जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन तुम मर गए। ये आज के समय में पहले से कई ज्यादा सच है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आज काम कर रहा है वो कल पुराना हो जाएगा। स्रोत में नोकिया और कोडाक के उदाहरण बहुत सटीक हैं। ये कंपनियां अपने समय की बादशाह थीं, लेकिन उन्होंने बाजार के बदलावों से सीखना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वो जो कर रहे हैं वही हमेशा सही रहेगा, और नतीजा हम सबके सामने है। और दूसरी तरफ एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां हैं जो लगातार खुद को बदल रही हैं, नई चीजें सीख रही हैं। हाँ, और यहाँ ओशो का जोर सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने पर नहीं था, बल्कि सीखने की क्षमता, लर्नेबिलिटी विकसित करने पर था। यानी ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। किताबें पढ़ना, मेंटर से मिलना, अपने प्रतिस्पर्धियों से सीखना और सबसे जरूरी अपनी गलतियों से सीखना, ये सब एक ना खत्म होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब तक हमने 9 सिद्धांतों की बात की। भीड़ से निकलना, असफलता से सीखना, पैसे से ऊपर मकसद रखना, खुद को जानना, धैर्य रखना, लोगों को साथ लेना, वर्तमान में जीना, डर का सामना करना और हमेशा सीखते रहना। इन सबको एक साथ बांधने वाली आखिरी कड़ी क्या है? 10वां सत्य है अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध रहना। ये वो धुरी है जिसके चारों ओर बाकी सब कुछ घूमता है। ओशो का कहना था, जब तुम्हारे अंदर एक स्पष्ट विजन होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन ये बेहद व्यवहारिक है। इसे व्यवहारिक कैसे कहेंगे? एक साफ विजन असल में करता क्या है? स्पष्ट विजन आपकी ऊर्जा और आपके फैसलों को एक दिशा देता है। जब मुश्किलें आती हैं, जब आप हजारों बार फेल होते हैं, तो यही विजन आपको याद दिलाता है कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था। ये आपको भटकने से बचाता है। वॉल्ट डिज्नी का विजन सिर्फ एक मनोरंजन पार्क बनाना नहीं था। उनका विजन था एक ऐसी जगह बनाना जहां परिवार साथ आकर खुशियां मना सकें। ये अमीर बनना है जैसे लक्ष्य से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली विजन है। बिल्कुल। जब विजन इतना बड़ा और दिल से जुड़ा होता है तो रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। तो ये थे वो 10 सत्य। भीड़ से अलग चलना, असफलता को स्वीकारना, पैसे को नतीजा मानना, लक्ष्य नहीं, खुद को जानना, धैर्य रखना, सबको साथ लेकर चलना, वर्तमान में जीना, डर का सामना करना, हमेशा सीखते रहना और अपने विजन पर टिके रहना। सूत में ओशो का एक आखिरी संदेश याद दिलाया गया है जो शायद इन सब सिद्धांतों का सार है। वो कहते थे कि ज्ञान सिर्फ किताबों में या सुनने से नहीं मिलता। ज्ञान तब ज्ञान बनता है
जब वो आपके जीवन का, आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। इन सिद्धांतों को जानना एक बात है, पर इन्हें जीना और अपने हर फैसले में उतारना ही असली चुनौती है। और अंत में एक विचार, आज की हमारी पूरी बातचीत में एक बात बार बार सामने आई है। ये सभी सिद्धांत बाहर की दुनिया जैसे मार्केट या पैसों से ज्यादा एक इंसान की अंदर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसकी सोच, उसका डर, उसका धैर्य, उसका खुद को जानना। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक सफल व्यवसाय बनाना असल में एक बाहरी यात्रा है, या यह सिर्फ खुद को बेहतर ढंग से समझने और विकसित करने की एक आंतरिक यात्रा का नतीजा है?